हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन टिल नाउ वी हैव लिमिटेड ourselves to the spectrum of light which lies between the red and the violet region, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी तक वही स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा जिसमें रेड आएगा, रेड से वॉलेट तक है, मतलब विबग्योर की पढ़ाई करी है आपने, विबग्योर, ठीक है, इतनी की पढ़ाई करी। इसके आगे की कुछ मतलब डिस्कशन हमने नहीं किया। दिस स्पेक्ट्रम इज विजिबल, दिस स्पेक्ट्रम इज विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इट इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये वो विजिबल पार्ट है जो कि एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, मतलब कि इसको छोड़ के भी बहुत बड़ा तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका ये जो स्पेक्ट्रम है वो लाई करता है। इसके अंदर में ये आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में विबग्योर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा? विजिबल, मतलब कि ये हमारे आंखों से दिख सकता है, कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आइज, मतलब हम अपने अनएडेड आइज से इसको देख सकते हैं, बट बाकी के जो है बेटा वो हमारे आंखों से नहीं दिखते, ठीक है। उसके लिए हमको स्पेशल ग्लासेस लगानी पड़ती है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट शोज दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज लिमिटेड नॉट ओनली between the violet and red extremes but it extends on entire sides beyond these extremes to which our eye do not respond, मतलब कि हमारी आंखें उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है, हमारी आंखें सिर्फ इतने ही को रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम एंड द वॉयलेट एक्सट्रीम इज कॉल्ड द इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो उस लाइट को या फिर उस स्पेक्ट्रम को जो हमारी आंखें नहीं देख सकती उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनविजिबल स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा? इनविजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? इनविजिबल स्पेक्ट्रम का वो मतलब हो गया कि जो आपके सनलाइट के अंदर में है बट हमें नहीं दिखती, हमें तो सिर्फ यही दिखती है, विबग्योर। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। और जो हमें जितने भी बाकी के बच गए ना, जो हमारे क्या बच गए, यूवी बच गया, एक्सरे बच गया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो हमको नहीं दिखते, तो वो सारे सारे किस में आते हैं बेटा? आपके इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर में आते हैं, ठीक है। सो द वेव्स ऑफ वेवलेंथ लॉन्गर देन द रेड पार्ट, यहाँ पे ये बोला गया है कि वेवलेंथ जिसकी लंबी है रेड से भी ज्यादा, सो पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ आर, मतलब कि रेड के बाद क्या क्या आता है? रेड के बाद आता है इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब कि इंफ्रारेड का रेड से भी ज्यादा होता है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा किसका होता है? माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव से भी ज्यादा किसका होगा? रेडियो वेव। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रेड के बाद क्या क्या आता है बेटा? इंफ्रारेड आता है, माइक्रोवेव आता है और रेडियो वेव आता है। तो मतलब कि सबसे लंबा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो वेव का, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो रेड के बाद मतलब कि रेड से ज्यादा वेवलेंथ दिखाने वाले ये सब है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आगे क्या कहा जा रहा है? अब आगे ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास, अब ये आगे कह रहे हैं कि while the waves of wavelength shorter than violet part, violet से छोटे वेवलेंथ वाले क्या क्या है देखो बेटा, पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आर। तो अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जा रहे हैं, ठीक है बेटा। सबसे कम किसका होता है देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा कि वॉयलेट से कम किसका होता है? वॉयलेट का तो सबसे कम है ना, बट उससे भी कम किसका होता है? अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट उससे कम किसका? एक्स रेज, ठीक है। और उससे भी कम किसका? गामा, गामा रेज। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहां पे आप क्लियरली देख पाओगे कि हमारा गामा के से बड़ा एक्स का, एक्स से बड़ा यूवी का, यूवी से बड़ा वॉयलेट, वॉयलेट से हमारा रेड तक तो चला ही गया ना। वॉयलेट से कहां तक चला गया बेटा? रेड तक तो चला ही गया, ठीक है। और रेड के बाद किसका? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड के बाद किसका? हाँ जी, माइक्रोवेव का। और माइक्रोवेव के बाद किसका बेटा? रेडियो वेव का, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये काम करता है बेटा। तो ये तुम्हारे आप गिन लो बेटा, यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3, ये तो पूरा 4 ही है, विबग्योर है ना, 5 6 और 7। तो ये पूरा पूरा मिलाकर तुम्हारा क्या बनाता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका डायग्राम भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, गामा, एक्स, अल्ट्रा। ये विजिबल है, विजिबल में तुम्हारा वही आ गया, वॉयलेट से लेकर रेड तक आ गया, ठीक है। उसके बाद इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने अलग अलग तरह के आपके
वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने पार्ट हैं, ठीक है बेटा, निकाल के स्टार्ट करते रहो, ठीक है। तो ये होते हैं क्या हमारे बेटा, ये होंगे हमारे अलग अलग पार्ट्स इसके, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स इसके जो कि आपका काम करता है। समझ में आ गया ना क्या होता है, समझ में आ गया सबको, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब आगे की हमारी क्या कहानी आ रही है, अब आगे की हमारी कहानी ये आ रही है बेटा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि टू द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है। और ये इसकी क्या है बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे रखा गया है, ठीक है बेटा, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो एंड रेडियो। और याद रखना बेटा कि रेडियो वेव का सबसे कम क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी, और रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। हाँ जी, इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मतलब जो जा रहा है ना रेडियो की तरफ, तो समझ लीजिए बेटा कि यहाँ इस तरफ में क्या हो रहा है बेटा, लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। लैम्डा का मतलब क्या होता है बेटा, वेवलेंथ, ठीक है। और इस तरफ आपका क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी। बताइए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, बट सबसे कम वेवलेंथ इसी का है, और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी फिर इसी का है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखें और इसको आप अपने दिमाग में डाल के रखें कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है बेटा। तो रेड के उस पार कौन कौन है, तो वो हमेशा उससे ज़्यादा क्या कैरी करेंगे बेटा, वेवलेंथ कैरी करेंगे। सर रेडियो वेव्स को रेड बंधन देती सर। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। ये जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटा, ये सारे डिफरेंट वेवलेंथ के हैं, बट दे हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द लाइट वेव्स। इनकी ना प्रॉपर्टीज ना लगभग आपके लाइट की तरह ही होती है, लाइट वेव्स की तरह दिखती है बेटा। देखिए बेटा, ईच वेव ट्रैवल विद द सेम स्पीड, सबकी स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट की जितनी 3 × 10⁸, ठीक है। इन वैक्यूम द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटेड लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा ये रिलेशन कैसे आया, मैं आपको ये समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये आता है कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं बेटा, और वो होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। अब इस लैम्डा को तुमने यहाँ फेंक दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये c = लैम्डा एफ हो जाएगा, या फिर इसको एफ लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे ये जो रिलेशन है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो c है बेटा, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये f जो है बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, और ये लैम्डा क्या है बेटा, वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान में रखना बेटा कि यहाँ पे c है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। f जो है बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। और जो लैम्डा है बेटा वो क्या है बेटा, वेवलेंथ, क्या है बेटा, वेवलेंथ, ठीक है बेटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज शोन इन फिगर 6.10, ये आपका नीचे वाला डायग्राम में दिया गया है। विद द वेवलेंथ इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है और लेफ्ट की तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल सी कंडीशन आपको दिखाई गई है जो कि आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि ये क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा इस तरफ में आपकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है और इस तरफ में आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेवलेंथ जो है बेटा ये ऊपर वाला वैल्यू है, ये ऊपर वाला वैल्यू आपका वेवलेंथ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेवलेंथ गामा रेज तक में कितना है, 10⁻²। आपके एक्सरे तक में कितना है, 10, ठीक है। आपके अल्ट्रावायलेट तक कितना है बेटा, 400। उसके बाद फिर 400 से 800, ये सब जितने भी है बेटा ये नैनोमीटर में, किसमें बेटा, नैनोमीटर में, ठीक है। लिखा नहीं वेवलेंथ इन nm, तो ये सब नैनोमीटर में। तो मतलब कि यहाँ पे 10⁻² नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, 10⁸ नैनोमीटर, ठीक है। और आप देख सकते हो 10⁻10 नैनोमीटर। तो मतलब कि यहाँ पे इस तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि विजिबल रे जो है बेटा वो कितने से कितने नैनोमीटर के बीच में आता है, तो ये भी आपको बताना पड़ता है कि 400 से 800 के सर बीच में हमारा ये लाई करता है, ठीक है। अब हम नहीं विजिबल ये है बेटा, विजिबल सिर्फ ये है, ये पतला सा पार्ट यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे तुम्हारा वॉयलेट से रेड तक आ रहा है, इसी के अंदर में ये सब तुम्हारा, ये सब इनविजिबल है, ये सब इनविजिबल है। मतलब ये गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इनविजिबल है। ये सब के सब आपके इनविजिबल है, आपको दिखेंगे नहीं। ये सब के सब क्या है बेटा, ये इनविजिबल है, क्या है बेटा, इनविजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर में आते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है। तो इनविजिबल स्पेक्ट्रम में क्या क्या आते हैं बेटा, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो, ये सब हमारे आंखों से नहीं दिखते। हाँ इन सबका वेवलेंथ ज़्यादा है,
वो हमारे आँखों में ये हमारी आँखों में इतनी क्षमता नहीं है कि हम इनको कैच कर सकें, इसलिए ये नहीं दिखते, ठीक है बेटा, इसलिए ये सब दिखाई नहीं देते। हमारी आंखों की भी एक लिमिट है ना कि हमारे आंखें भी इतने तक से देख सकता है, तो हमारी आंखें 800 नैनोमीटर तक से देख सकता है, ठीक है। इसके ऊपर में हम लोग नहीं देख पाएंगे। अगर इसके ऊपर आपको देखना है तो आपको अलग अलग किस्म के गॉगल्स लगाने पड़ते हैं ना, अलग अलग ये हीट गॉगल्स, पता नहीं एक हीट सीकिंग गॉगल्स, पता नहीं क्या क्या होते हैं ना, जो आपके नाइट गॉगल्स पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, जो आर्मी वाले लगाते हैं, तो उसमें जो है बेटा, उसमें फिर हमको ये सब थोड़े बहुत दिखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो वही है। तो ये चीज़ें जो है बेटा, ये आपके थर्मल गॉगल्स, एग्जैक्टली थर्मल गॉगल्स, मुझे याद आ रहा है, थर्मल गॉगल्स अगर आप लगाते हो तो आप कुछ हद तक ये इंफ्रारेड देख पाते हो, ठीक है, थर्मल गॉगल की मदद से, बाकी नहीं देख सकते। हाँ, जानवरों में ये क्षमता होती है कि वो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। जानवरों में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं उनको, ठीक है, तो ये सब है। तो चलो, ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किस तरफ बढ़ती है और वेवलेंथ किस तरफ आपको बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे एक और टेबल आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बेटा इस टेबल में कंप्लीटली आपको क्या क्या बताया गया है, किस तरह से हम इनको ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले गामा रेज की अगर बात करी जाए, यहाँ पे आपके पास सबसे पहला गामा रे आ रहा है। गामा रेज की वेवलेंथ आपकी 0.01 नैनोमीटर से कम होती है। तो इसको डिस्कवर किया था बेटा बैकरल एंड क्यूरी ने। किसने बेटा? बैकरल एंड क्यूरी। क्यूरी में मैरी क्यूरी का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है, जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नॉट जस्ट लाइक इसके लिए, उन्होंने पोलोनियम की भी डिस्कवरी करी थी, तो इसलिए, ठीक है। इन कॉस्मिक रेज, अब ये कहाँ पे है, कहाँ पे होते हैं बेटा? देखो, इन कॉस्मिक रेज कौन छोड़ता है? सन, ठीक है, सन जो कॉस्मिक रेज छोड़ता है। इन कॉस्मिक रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भी जो निकलता है बेटा, उसके अंदर भी गामा रे होता है, ठीक है बेटा। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या क्या होते हैं बेटा? जो सारे के सारे आपके न्यूक्लियर फ्रीजन दिखाते रहते हैं, ठीक है, जो नेचुरली ऑकर करते हैं और उनका न्यूक्लियस टूटता रहता है, तो उसके अंदर से ये गामा रे निकलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस करने वाला हमारे अगर है तो कोई, वो सन है, ठीक है। तो सन जो है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन करता रहता है, उसमें से कॉस्मिक रेज आती रहती हैं, बट वही है कि हमारे एटमॉस्फेयर क्या करता है बेटा, उसको शील्ड आउट कर देता है, तो हम लोग बच जाते हैं, ठीक है, गामा रेज हमारे अर्थ तक नहीं आ पाता। अब यहाँ पे मेथड ऑफ डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? तो बाय दियर लार्ज पेनिट्रेशन पावर, ये बहुत खतरनाक होते हैं बेटा, ये किसी भी चीज़ के आर पार जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के आर पार, इस दीवार के, हमारी बॉडी के, किसी भी चीज़ के आर पार जा सकती है, इसलिए इनकी पेनिट्रेशन ताकत बहुत तगड़ी होती है, इसीलिए बेटा इसको इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सरे की बात करी जाए बेटा, तो एक्सरे आप देख सकते हो, ये सेकंड नंबर में आ रहा है। इसका जो वेवलेंथ है बेटा, वो 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसको ढूंढने वाले बेटा रियांट जेन है, रोइंट जेन फ्रॉम, अब इन्होंने कहाँ से ढूंढ के निकाला बेटा? देखिए बेटा, फ्रॉम अ हैवी मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय इट, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या बोला गया है, ये उन्होंने ढूंढ के निकाला उन मेटल्स में जो बहुत ही हैवी, जब यहाँ पे हमने बहुत ही हैवी मेटल टारगेट लिया और जिनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या थी बेटा, बहुत ज़्यादा हाई थी, और उनके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ा गया, मतलब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स जब उससे आके टकराए तो उस समय कुछ रेडिएशन निकले, और उस रेडिएशन को क्या कहा गया? एक्सरे कहा गया, ठीक है। और इसी एक्सरे की मदद से आप अपनी बॉडी की डायग्नोसिस वगैरह करते हो ना, आपकी बॉडी में हड्डी वड्डी टूट गई है तो आपकी बॉडी में एक्सरे हर जगह से पास हो सकता है, बट आपकी हड्डी से नहीं पास हो सकता, क्योंकि हड्डी क्या होती है बेटा, वही हैवी मेटल टारगेट की तरह ही है, क्योंकि हड्डी को मेल्ट करने के लिए बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट लगता है, ठीक है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि ये जो है बेटा एक्सरे, इसकी मदद से आप अपने टूटी हुई हड्डियाँ या फिर इन सब चीज़ों का क्या कर सकते हो, डायग्नोसिस वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पे मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या बेटा? बाय द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, बाय द फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है बेटा, उसमें हमने इसको डिटेक्ट किया। द फोटोग्राफिक फिल्म गेट अफेक्टेड, अगर कोई भी फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना बेटा, उसको अगर आप एक्सरे के कांटेक्ट में छोड़ दोगे तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से इसकी डिटेक्शन करी गई कि फोटोग्राफिक फिल्म था बेटा, उसके ऊपर एक्सरे मारा गया और देखा गया कि ये खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब उनको पता चला कि ये खराब हो रहा है तो उन्होंने यहाँ पे इसकी डिटेक्शन कर दी। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी डिटेक्शन कैसे हो सकती है? उसकी डिटेक्शन तभी हो सकती है जब वो कोई मूवमेंट दिखाए या फिर वो कोई इफेक्ट दिखाए ना। तो इसीलिए बेटा इसका यहाँ पे क्लियर इफेक्ट दिखता है कि ये फोटोग्राफिक फिल्म्स को क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है। तो कोई भी फोटोग्राफिक फिल्म अगर खराब होती है तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक्सरे प्रेजेंट है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अल्ट्रावायलेट की बात करेंगे। कौन सी वाली बेटा? अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी कैसे काम करता है? देखिए बेटा, यूवी हमारे 1 से लेके कितने नैनोमीटर तक बेटा? 400 नैनोमीटर। ये रिटर ने ढूंढ के निकाला। किसने बेटा? रिटर, ठीक है। कहाँ ढूंढा? सनलाइट में, ठीक है, आर्क लैंप में और स्पार्क में, ठीक है। सनलाइट में, आर्क लैंप में और स्पार्क में, ठीक है। आर्क लैंप मतलब जैसे मान लीजिए 2 डंडे होते हैं आपके,
कैथोड और एनोड के, उसके बीच में आपका ये आता रहता है, ये आपका एक बिजली की तरह बनता रहता है ना बेटा, उसको बेसिकली आर्क लैम्प कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फिलामेंट वाली बल्ब देखी होगी, अब वो फिलामेंट वाली बल्ब बेसिकली आर्क लैम्प नहीं है, वो जो है बेटा उसमें टंगस्टन का एक वो होता है आपका, ये मेटल होता है जो हीट होके ग्लो करता है ना, एग्जैक्टली उसी तरह से आपका आर्क लैम्प कैसा होता है, 2 डंडे होते हैं और इसके बीच में ना स्पार्क आता रहता है बार बार। जैसे टेस्ला टावर आप लोगों ने अगर कभी देखा हो तो टेस्ला टावर आसमान से बिजली लेता रहता है ना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 2 डंडे हैं और इसके पीछे बिजली आ रही है बार बार छक छक करते हुए, ठीक है, तो उसको बेसिकली आर्क लैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आर्क लैम्प, ठीक है। और जब ये निकलता है ना बेटा, ये स्पार्क निकलता है या फिर कुछ भी निकलता है, तो उस समय आपका अल्ट्रावायलेट रे भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, यूवी रे भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम लोग आर्क लैम्प कहते हैं। और ये जो है बेटा यहाँ इसके बीच में जो है, यहाँ पे इसको पानी वगैरह में डाल के है ना, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है बेटा इसके यहाँ से यहाँ बिजली पास कराने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी वैटरी लगी होती है, वैसे पानी के अंदर बैटरी तो नहीं डालेंगे ऑब्वियसली नहीं, बट हम लोग यहाँ पे बेसिकली करते क्या है बेटा कि यहाँ पे ये जो आर्क है ये आपका 2 इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के बीच में बनता रहता है, ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में आता रहता है, ठीक है। और ये स्पार्क जो है, स्पार्क तो आप लोगों को पता ही है, स्पार्क की तरह, हाँ स्पार्क की तरह ही होता है ये भी, ठीक है। आज आपका जो आर्क लैम्प, ठीक है, अगर इसको हम समझें तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के अब डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। और इसमें तो यही है ना, एक मिनट मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आर्क लैम्प बेसिकली कैसा दिखता है, ठीक है। आर्क लैम्प इमेजेस देखिए बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, ये आपके व्हाट इज द आर्क लैम्प ना, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें, पता कि क्लियर आपका डायग्राम अच्छे से दिखाया गया है। इसमें ना इसके बीच में ना बेटा आपका वो चिंगारी आती रहती है, ये दिख रहा है आपको बेटा, ये एनोड है, ये कैथोड है, और इसके बीच में ना एक यहाँ पे ना ये कनेक्ट हो जाता है ऐसे आर्क की तरह, ठीक है। और ये जब कनेक्शन होती है तो ये जल जाता है, तो इसको बेसिकली आर्क लैम्प बोलते हैं। हाँ ये बल्ब की तरह ही है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं, देखा कोई तार यूज नहीं हुआ है, कोई तार वार नहीं है यहाँ पे, बट ये कैथोड और एनोड के बीच में क्या होता है बेटा, ये आपका यहाँ पे ना एक वो आता है बिजली का, एक झटके बिजली का एक वो लाइटनिंग लाइन की तरह। हाँ बोलिए। पावर इसको इधर से देंगे ना, ये देखो एनोड कैप यहाँ पे है, कैथोड कैप यहाँ पे, तो यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, है ना, बैटरी लगा दिया और ये आपका तब काम करता है, ठीक है। तो बैटरी लगाते हैं यहाँ पे ना वो बिजली आती है और इसको बोलते हैं बेटा बेसिकली आर्क लैम्प, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको ना खरीद के लाने की, ठीक है, खरीद के लाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, सो दैट कि हम जब भी बैटरी कनेक्ट करें तो आर्क लैम्प जले तो आपको समझ में आएगी बेसिकली आर्क लैम्प क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिए बेटा, ये बहुत मतलब कि खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पे देखिए एक और आर्क लैम्प का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, देखो बेटा यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ पे कोई कनेक्शन है नहीं ना, फिर भी ये यहाँ से यहाँ क्या करता है, ये जल ये यहाँ पे एक स्पार्क आता है, ये आर्क बन जाता है और ये जल जाता है, तो इसके बाद ये यहाँ पे ये ना ग्लो करता है इस तरह से, तो ये बेसिकली आर्क लैम्प होता है, ठीक है। तो आर्क लैम्प इस तरह से काम करता है बेटा, आर्क लैम्प हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अगला हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अगला यहाँ पे क्या बताया गया है कि बाय द ईयर, अब इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। बाय द ईयर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइज, ठीक है, ये जो डाई होता है ना बेटा, डाई उसके ऊपर ना इसका इफेक्ट होता है, ये ना थोड़ा उन सब डाइज को ना डल कर देता है। मतलब कभी भी देखना किसी भी कोई भी कपड़ा अगर आप ज़्यादा धूप में पहनते हो तो फिर वो कैसा हो जाता है, सुखा देते हो धूप में बहुत ज़्यादा, वो फेड हो जाता है ना, एक्चुअली उसका वो इफेक्ट होता है। फोटोग्राफिक प्लेट गेट्स अफेक्टेड, और इसमें ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करता है, और ये इट कॉजेस फ्लोरेसेंस। अब ये फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, फ्लोरेसेंस का मतलब ही है बेटा जिसकी वजह से वो आर्क लैम्प जल रहा था, क्योंकि फ्लोरेसेंस जो होता है बेटा ये ना किसी भी चीज़ को ना ग्लो करता है, क्या करता है बेटा, ग्लो करवाता है। जैसे आप लोगों ने वो रेडियम वाली टी शर्ट वगैरह देखी होगी, है ना, उसमें क्या होता है, वो टी शर्ट के ऊपर में वो चमकता है, ऐसे बहुत सारे स्टिकर्स आपने देखोगे जो कि रात के समय चमकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि है ना आपकी ग्लो करती है, तो वो फ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, फ्लोरेसेंस इफेक्ट। आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू है ना, जलता रहता है ना, तो वो बेसिकली फ्लोरेसेंस है, उसकी बॉडी के अंदर जो केमिकल होता है वो फ्लोरेसेंट केमिकल होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ग्लो करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब हम बात करें, हाँ सर सनलाइट को यूवी रेस आल्सो आल्सो नहीं, थोड़ा बहुत बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, और वैसे भी ये आपके पोल्स में ज़्यादा एंटर कर सकता है, यहाँ पे तो बहुत ही कम। सवाल करो ना, क्या था। सर ये बरोबर वाले के लिए कलर फेड हो
हाँ होता है बेटा, उसी से होता है, पर ये बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम अमाउंट में अर्थ में, मतलब हमारे सरफेस तक आ पाता है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे एकदम है ही नहीं, आ तो रहा है पर बहुत ही कम आ रहा है, बहुत बहुत कम। ना ना ना, हमको कुछ नहीं करता वो, ठीक है। आपको तब ये करेगा जब आपके ऊपर में कंप्लीट यूवी रे गिराया गया है, और वो भी बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इसका जो भी हार्मफुल इफेक्ट है बेटा वो प्रोलॉन्ग्ड है। क्या बेटा? प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लो कि आपने सिगरेट पीना स्टार्ट किया, ठीक है, और आपको 10 साल के बाद जाके कैंसर हुआ, ये प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट है ना। आपने आज सिगरेट पिया तो आज आपको कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होने वाला पागल, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ने एक दिन सिगरेट पिया बोला अल्लाह अब कैंसर हो गया इसको, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको धीरे 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 उसका इफेक्ट होने लगता है, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होने के कारण फिर आदमी इसको उसके बाद क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। बस वही है कि सिगरेट का दिक्कत ये होता है कि वो क्या हो जाता है बेटा, एडिक्टिव हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अब उसने आज पीना स्टार्ट किया, कल पिया, परसों पिया, वैसे करते 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 अब वो एक हफ्ते बाद उसका एडिक्ट हो गया, अब वो नहीं छोड़ पाएगा, अब वो पीता रहेगा, ठीक है। तो वो इसकी प्रॉब्लम वो है, ठीक है। अभी देखिए बेटा आगे विजिबल लाइट की बात करें बेटा, तो विजिबल लाइट आपके 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में आता है, और ये न्यूटन ने ढूंढ के निकाला है, ऑब्वियसली है ना। सनलाइट के पास आपका वही होता है, विजिबल लाइट ही होता है, लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट निकल के आ रही है, ये सब आपके क्या है बेटा, विजिबल लाइट ही है। फ्लेम हो गया बेटा, जो आग जलती है, ठीक है। वाइट हॉट बॉडीज, जो भी हॉट बॉडीज होती है वाइट, वो आपकी है ना, तो इस तरह से। अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन इट्स प्रेजेंस, और बाकी इसका कैसे डिटेक्शन किया गया बेटा, बाकी ऑब्जेक्ट दिखते हैं इसके प्रेजेंस में, दिख रहा है ना जैसे अभी अब आपके बॉटल दिख रहा है, अभी आपको ये रूम दिख रही है, पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रही है, मतलब ये सब चीज़ें दिख रही है ना, ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, तो ये बेसिकली विजिबल लाइट की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो इनका जो वेवलेंथ है बेटा वो आपके 800 नैनोमीटर से 10⁻⁶ नैनोमीटर तक आता है। इसको ढूंढा है बेटा हर्सल ने ढूंढ के निकाला है। लैम्प विथ थोइरेटेड फिलामेंट एंड हीटेड सिलिकॉन कार्बाइड रॉड एंड रेड हॉट बॉडीज। कोई भी मेटल को अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म कर दो ना बेटा, बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, तो एकदम वो लाल हो जाता है ना, एकदम लाल रंग का, ठीक है, तो तब वो बेटा वो ये इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करता है। अब ये इंफ्रारेड रेड हमें तो नहीं दिखता, बट ये इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि ये बेसिकली आपके उन रेड हॉट बॉडीज से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट इज मोर, हीटिंग इफेक्ट इसमें ज़्यादा है, मतलब कि आपके विजिबल लाइट से ज़्यादा गर्म ये होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। द मर्करी राइजेस रैपिडली व्हेन थर्मोमीटर विद द ब्लैकेंड बल्ब इज केप्ट इन द रेडिएशन। मतलब कि इस रेडिएशन में अगर आप थर्मोमीटर रखोगे बेटा तो आपकी जो मर्करी है वो एकदम जंप करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो मतलब कि एकदम ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना रेड हॉट बॉडीज से ये निकल के आपका आता है। अगला बेटा माइक्रोवेव की बात करिए। माइक्रोवेव तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, माइक्रोवेव ओवन होता है ना बेटा, जो कि आपके केक वेक बनाने के लिए, बेकिंग वगैरह करने के लिए अच्छा रहता है। तो ये माइक्रोवेव ओवन वही है बेटा, माइक्रोवेव उसके इसीलिए उसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं, क्योंकि उसे माइक्रोवेव काम करता है, ठीक है। अब ये माइक्रोवेव में क्या क्या है बेटा, माइक्रोवेव की सबसे पहले तो वेवलेंथ की बात करें तो वो आपके 10⁶ से लेकर 10⁻⁰ तक आता है। इसको हर्ट्ज ने ढूंढ के निकाला बेटा, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया गया, देखिए बेटा, इसके बारे में बता रहे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज क्रिस्टल ऑस्किलेटर। क्रिस्टल ऑस्किलेटर जो होता है बेटा ये आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब क्रिस्टल ऑस्किलेटर एक बार देखते हैं, ठीक है बेटा, क्रिस्टल ऑस्किलेटर कैसा दिखता है। क्रिस्टल ऑस्किलेटर, क्रिस्टल ऑस्किलेटर देखिए बेटा, ये देखिए क्रिस्टल ऑस्किलेटर ऐसा होता है, ठीक है। ये वैसे इतना क्लियरली दिखाई नहीं गया, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। इसमें इस तरह से किस तरह से काम कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा क्या होता है ये, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें। ये देखिए बेटा, ये ऐसा चीज़ ना आपने बहुत सारे सर्किट में देखा होगा, बहुत सारे ये जो आपके चिप वगैरह नहीं होते जिसके ऊपर में अलग छोटे छोटे ऐसे चिपके होते हैं, हाँ ये एग्जैक्टली वही है। ये देखिए बेटा, इसे दो डंडे निकले हुए हैं पीछे नीचे की तरफ, ये दो डंडे जो है बेटा ये आपके इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे जो डंडे जो निकले ना बेटा आपके, ये दो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये है ना बेटा, यहाँ पे एक ना आपकी ना क्रिस्टल प्लेट डाली गई होती है, क्रिस्टल की प्लेट, ठीक है। और ये क्रिस्टल प्लेट जो होता है ना बेटा, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में चिपकाया गया होता है। मतलब कि ये इस तरह से होता है कि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दो इलेक्ट्रोड्स आपके डंडे जो निकल गए इसमें से एक प्लेट की तरह निकलता है। मतलब कि वो क्या हो गया बेटा, मान लो कि वो डंडा हो गया, ये मेरा हाथ है प्लेट है, और ये मेरा डंडा हो गया, हाथ मेरा प्लेट है। अब मेरे दोनों हाथों के बीच में एक क्रिस्टल दबा हुआ है, ठीक है। क्रिस्टल यहाँ पे क्या होता है, दब जाता है ऐसे, ठीक है, दबा दिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको टॉप से अगर आप देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब अगर आप यहां पर बैटरी या कुछ भी लगा दोगे तो ये क्या करेगा बेटा, ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये क्रिस्टल जो है बेटा यहाँ पे इसके अंदर में ऑस्किलेट होना स्टार्ट होता है। क्या होता है बेटा? ऑस्किलेट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बिजली दे दी। तो जब ये ऑस्किलेट करता है तो बेटा ये माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? माइक्रोवेव। ऐसे डिवाइसेस आपके माइक्रोवेव ओवन में बहुत ज्यादा लगे होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर ये जो है आपका ये वेव प्रोड्यूस होता है और इससे गर्मी पैदा होती है। और ये गर्मी बेसिकली हमें हेल्प करता है क्या करने के लिए बेटा? केक वगैरह बेक करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऑस्किलेटरी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेटा हमेशा आपका ये लगा रहेगा, इससे ये प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि क्रिस्टल ऑस्किलेटर में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्रिस्टल डाला गया होता है और उसको वाइब्रेट करके क्या करते हैं बेटा? ये वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। अब लास्ट में फाइनली आपके पास क्या आ गया बेटा? रेडियो वेव। एंड रेडियो वेव आपका 10⁻10 नैनोमीटर से अबव, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मार्कोनी ने ढूंढ के निकाला था बेटा, ठीक है, मार्कोनी। तो क्या बोला गया है? देखिए टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर में ये प्रेजेंट होता है, टीवी में और रेडियो ट्रांसमीटर में, ठीक है। तो समझ में आता ही है टीवी एंड रेडियो ट्रांसमीटर, राइट। और यहाँ पे देखिए एरियल्स ऑफ रेडियो एंड टीवी रिसीवर्स, ठीक है, जो आपके ये होता है ना डंडे, ये एंटेना वगैरह निकला होता है आपके रेडियो रिसीवर्स में, उसको एरियल्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। उससे आप इन रेडियो वेव्स का डिटेक्शन कर सकते हो, रेडियो वेव्स को पकड़ सकते हो। कभी भी देखना कि कोई भी रेडियो चालू करने से पहले है ना, वो पुराने ज़माने में ऐसे रेडियो खोला, डंडा निकाल के रख दिया, तो कोई भी रेडियो वेव अगर उसके आसपास से जाता था तो उसको वो डिटेक्ट कर लेता था और उसको वो पकड़ लेता था, ठीक है, और उसको फिर तुम्हारे रेडियो से आवाज़ निकाल के सुनाता था, ठीक है। आपके जितने भी वॉकी टॉकीज होते हैं बेटा वो रेडियो वेव्स पर ही काम करते हैं। जितने भी वॉकी टॉकी हो गए, जैसे मान लो ये इधर बैठा है, मैं अपने घर में हूँ, है ना, अब इतना दूर में तो ऑब्वियसली वॉकी टॉकी काम नहीं करता, बट स्टिल कुछ वॉकी टॉकीज ऐसी होती है जो कि काम करती हैं, ठीक है। अगर मिलिट्री ग्रेड का कोई अगर वॉकी टॉकी की बात करें तो वो आपके काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर दूर तक आपका ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, आपके रेडियो वेव्स को। तो ये जो है बेटा ये आपका रहता है। इस तरह से आप आई होप समझ गए होंगे कि कौन कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये आपका गामा से लेकर रेडियो वेव तक की बात हो गई। अब यहाँ पे इनका जितना भी है बेटा अप्रॉक्सीमेट रेंज बताया गया है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का, जो कि आप लोगों को मैंने ऊपर भी बताया हुआ है। देख सकते हो गामा रेस का वेवलेंथ होता है इससे कम, बट फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा? 10⁻19 हर्ट्ज, बहुत हाई है, ठीक है, 10⁻19 हर्ट्ज मतलब बहुत बहुत ज़्यादा है। एक्सरे की बात करी जाए तो उसकी वेवलेंथ आप देख सकते हो बेटा 0.1 आंगस्टन से लेकर 100 आंगस्टन तक होता है। जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी देखो बेटा यहाँ पे ये बहुत छोटा है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कितना है बेटा, ये मतलब -10 पे 100 × 10⁻−10, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आंगस्टन 10⁻−10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, बट इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो ये 10⁻19 से लेकर 10⁻16 तक यहाँ पे वैरी कर रहा है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रे में आप देख सकते हो ये 100 आंगस्टन से 4000 आंगस्टन तक जाता है, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट में आप देख सकते हो कि 4000 आंगस्टन से 8000 आंगस्टन तक गया है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 7.5 × 10⁻14 से लेकर 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज तक ये जाता है, ठीक है। धीरे धीरे घट रहा है आपका। देखिए बेटा यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करी जाए तो इंफ्रारेड रेडिएशन आप देख सकते हो बेटा 8000 आंगस्टन से 10⁻7 आंगस्टन तक काम करेगा, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए अभी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि ऊपर में सबसे हाईएस्ट है 10⁻19, जबकि यहाँ पे 11 तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइक्रोवेव की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इसकी वेवलेंथ बहुत हाई ज़्यादा है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो 10⁻7 में आ चुका है, ठीक है। अब जब इसके देखो बेटा यहाँ पे तो क्या है बेटा कि रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स में आपका 10⁻11 आंगस्टन से ज़्यादा होता है, जबकि मतलब कि रेडियो वेव्स की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये 1 मीटर से 10 मीटर तक का होता है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻11 आ गया ना, ठीक है। अगर 10⁻11 आ गया तो 10⁻11 आंगस्टन की अगर बात करी गई है तो 10⁻11 का मतलब होता है 10⁻11 इंटू 10⁻−10 मीटर, ये होता है, ठीक है। अब ये मीटर में चेंज किया मैंने, तो अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 मीटर ही आएगा ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा हाईएस्ट 10 मीटर तक से बेटा इसकी क्या होती है बेटा आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो बेटा 10 मीटर से 1 मीटर से 10 मीटर, तो शायद मैंने गलती लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ ये कि इसके ऊपर होता है, तो मतलब कि 10 मीटर या 10 मीटर से ज़्यादा, मतलब कि आपके इसकी जो लैम्डा है वो 10 मीटर से क्या होती है बेटा हाई होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रेडियो वेव्स जो है बेटा वो आपका काम करता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताई गई है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी कॉमन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज अलग अलग है, क्या क्या, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी। आपके एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज वगैरह पूछता है कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बेटा प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या क्या कॉमन होती है। तो सबसे पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, कहीं भी ये क्या करता है बेटा, ट्रैवल करता है कहीं भी, मतलब हवा, पानी, ठीक है, हर जगह ये ट्रैवल कर सकता है आपके स्पेस में। दूसरा, दे ऑल ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन अ मीडियम। सबकी स्पीड क्या होती है बेटा, सेम। आप देख सकते हो 3 × 10⁸ ये आपका किसमें बेटा, एयर और वैक्यूम में, ठीक है बेटा। और अगर हम स्पीड इन ग्लास की बात करें तो ग्लास में इन सबकी स्पीड 2 × 10⁸ होती है, ठीक है। तीसरा, अब इसके बारे में हमने कल ही बात किया था कि स्पीड जो होती है बेटा आपके डेंसर मीडियम में कम हो जाता है और रेयर मीडियम में हायर ज़्यादा रहता है, तो ग्लास के अंदर में इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तीसरे में देखिए बेटा, दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन रिफ्रैक्शन व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from one medium to the other, there is change in the direction of travel, speed and wavelength, but its frequency remains unchanged। तो मतलब कि हर चीज बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, बट क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिंदगी में नहीं बदल सकता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। इस बात पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि आपकी स्पीड और वेवलेंथ मीडियम पे डिपेंड करती है कि कितना डेंसर है, कितना रेयरर है, बट आपका जो ये है बेटा, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड नहीं करता उसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन दी मीडियम, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ चेंज होगा तो स्पीड बदलेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स्ड है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को डिफाइन करता है ना बेटा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वाइब्रेशन पर सेकंड। अब वाइब्रेशन पर सेकंड तो कहीं भी वो बदलेगा नहीं ना, वाइब्रेशन जो है जितना था उतना रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप चाहे वो किसी भी मीडियम में लेकर चले जाओ, वाइब्रेशन पर सेकंड कभी नहीं बदलता। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है ना कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। फ्रीक्वेंसी, हाँ ये बात जरूर आप कह सकते हो कि सर पर आपने तो अभी कहा था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। बेटा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि वो एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि वो अलग अलग लाइट के अलग अलग नेचर है वो, ठीक है कि नहीं। तो जैसे मान लो कि अगर मैं यूवी रे कह रहा हूं तो यूवी रे की फ्रीक्वेंसी हाई है तो मैं कहूंगा वेवलेंथ कम है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा वाइब्रेट कर पाएगा, ठीक है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ज्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। मतलब कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाइब्रेशन में खत्म कर दिया तो ज्यादा दूर पहुंच नहीं पाया। बात समझ रहे हो ना? तो बात वो हो जाती है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी जो है बेटा ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन बेटा कभी बदलता नहीं है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी मीडियम में चल जाओ, ठीक है, चाहे आपको मैं इस रूम में रखूं या चाहे आपको मैं घर में रख दूं, चाहे आप मैं कहीं भी लेके जाऊं, ठीक है, आपकी जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो तो सेम ही रहेगी ना, है कि नहीं। खर्च करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है। जैसे आप अभी यहाँ बैठो तो पढ़ाई कर रहे हो तो समझने की कोशिश करोगे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ आपकी एनर्जी लग रही है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि वाइब्रेशन जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशन कभी बदलता नहीं है, जबकि आपकी वेवलेंथ और स्पीड। अब जैसे मान लो कि वेवलेंथ और स्पीड क्यों बदलता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में क्या होता है बेटा कि भीड़ ज़्यादा होती है। जैसे मान लो कि इस रूम में अभी आप 3 लोग बैठे हुए हो तो मैं आराम से इस दरवाजे के बाहर जा सकता हूँ, है ना, इस रूम के अंदर आ सकता हूँ। बट वहीं पे अगर मान लो ये पूरा बेंच भरा होता है, पूरे बच्चे एकदम खचाखच भरे होते हैं, तो बच्चे घुसने से पहले सोचते हैं ना अरे कहाँ जाए। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है ना बच्चों की। तो बच्चे घुसने के बाद सोचते हैं अरे कहाँ बैठे, 2 मिनट तक सोचते रहते हैं। बट अभी खाली तो बच्चे कहीं भी आके बैठ जाएंगे ना। तो ये चीज़ है बेटा कि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट में हमारा जो ये वेवलेंथ है ये डिपेंड करता है आपके उस पर्टिकुलर मीडियम के डेंसिटी के ऊपर। अगर वेवलेंथ कम हो जाएगा तो स्पीड भी अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि हमने कल ही बात किया है वेवलेंथ और स्पीड के बारे में। और चौथा देखिए बेटा, दीज वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इनको पास कराएंगे तो ये सीधा पास कर जाएंगे, ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएंगे। और पांचवें में आप देख सकते हो कि दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये क्या है बेटा? ट्रांसवर्स इन नेचर। अब आप बोलेंगे ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है बेटा जो साइनोसोडियल वेव दिखाए, ठीक है, जो ऊपर नीचे क्रेस्ट ट्रफ बनाए, तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे बेटा ये आपके ट्रांसवर्स नेचर के हैं। क्या है बेटा? ये आपके ट्रांसवर्स नेचर के। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब होता है बेटा जो आपके क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए जो मूव करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर कहते हैं। चलिए बेटा अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। इसकी मेन चीज जो आपको याद रखनी, सोर्सेस तो मैंने आपको बताई दी है, मैंने इसके प्रॉपर्टीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। सोर्सेस आप याद कर सकते हो,
गामा क्या बताया गया है कि दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब क्या होगा बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मैंने अभी बताई ना फ्रीक्वेंसी किस पे, एग्जैक्टली वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए तो पेनिट्रेट कर जाता है ना, हर चीज के आर पार निकल जाता है। तो आप देख सकते हो बेटा गामा रेज में बताया गया दीज आर द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेस देन 0.1 आंगस्टन और 0.01 नैनोमीटर, ठीक है। सोर्सेज बताए गए हैं, दे आर ऑपरेट इन रेडियो एक्टिव इमिशन, रेडियो एक्टिव इमिशन मैंने बताया ना, न्यूक्लियर फिजन जब होता है तो उससे गामा रेज निकलती हैं। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स पास फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो जब एक न्यूक्लियस आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आपके एक्साइटेड स्टेट से जब वो आपके ग्राउंड स्टेट में आता है तो तब उसके अंदर से क्या निकलती है बेटा, एनर्जी बाहर निकलती है। चलो देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है। ये ना बहुत ईजी है समझना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है अभी भी खेलने गया है, ठीक है। जब वो खेलने के लिए जाता है तो उसमें क्या भरा होता है, एक्साइटमेंट भरा होता है ना, अब जाऊंगा खेलूंगा मजा आएगा, एनर्जी पूरा भरा हुआ है। अब गया पूरा खेला, पूरा भागा, इधर से उधर भागा है, अब भाग के किस में आ गया, अब वो लेथार्जिक स्टेट में आ गया ना, मतलब अब वो क्या हो गया, अब खेल खेल के थक गया, अब बैठ गया है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, क्या है बेटा, वो उसकी ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड में बैठ गया, अब थक गया ना। अब वो थक के ग्राउंड में बैठ गया। एग्जैक्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ भी वही होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टार्टिंग में बहुत एनर्जेटिक होता है, बट इस संसार में एनर्जी जो है बेटा, ये एक तरह से मान लीजिए, ये एक तरह से हमेशा हर बॉडी छोड़ना चाहती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वो छोड़ता है। वो क्यों छोड़ रहा है, तो वो छोड़ रहा है ताकि वो क्या बन सके, वो स्टेबल हो सके। तो इसलिए जब वो उस एनर्जी को छोड़ रहा होता है ना बेटा, तो उस समय उस एनर्जी के साथ क्या निकलता है बेटा, गामा रेज, ये वो होता है, ठीक है। कि वो कोई भी एलिमेंट है, जैसे वहां पे देख लो 92 नंबर में यूरेनियम है, नीचे सबसे नीचे दिखा 92 नंबर में यूरेनियम बेटा, हाँ वो यूरेनियम पता आपको क्या बन जाएगा, वो यूरेनियम आपको वो बन जाएगा पोलोनियम। 84 नंबर में देखो पीओ, दिख रहा है आपको पीओ। अब ये U92 से कहां गया, 84 में गया, देख सकते हो बेटा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और करते 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 फाइनली क्या बन जाएगा बेटा, पोलोनियम बन जाएगा पीओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने काफी सारी एनर्जी लूज कर दी, ठीक है। इसने क्या कर दिया बेटा, काफी सारी एनर्जी लूज कर दिया। तो उस एनर्जी लूज करने के दौरान ये कौन सा रे प्रोड्यूस कर देता है बेटा, गामा रे प्रोड्यूस कर देता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, लाइक एक्स रेज दे कॉज फ्लोरेसेंस, ये फ्लोरेसेंस कॉज कर सकते हैं। जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी वाले आपके यहां पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना बेटा, ये सारे फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं, सारे के सारे, ठीक है, लगभग सारे के सारे फ्लोरेसेंस कॉज करेंगे। एंड व्हेन दे स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट मटेरियल सच एज जिंक सल्फाइड, दे कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू द थिक मेटालिक शीट। ये एकदम थिक मेटालिक शीट के भी आर पार जा सकते। इवन देखो बेटा 30 सेंटीमीटर के थिक आयरन के शीट को भी पार करके निकल सकता है ये। तो 30 सेंटीमीटर की तो स्केल ही होती है ना आप लोगों की, कितनी लंबी होती है, इतनी लंबी तो होती है ना। तो उतना लंबा, इतना मोटा चौड़ा अगर आयरन का तुमने दीवार भी बना रखा है ना बेटा, तो गामा रे उसको भी छेद करके निकल जाएगा। तो मतलब इमेजिन कर लो कि इसके पास कितनी ताकत है, ठीक है। आप देख सकते हो गामा रेडिएशन इजीली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एंड कॉज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज। अगर हमारे बॉडी के पास से भी पार किया जाए तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, मतलब कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मर जाएंगे, बहुत सारे सेल आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा गामा रेज जो है बेटा, ये आप देख सकते हो कि ये मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है तो किल्स कैंसर सेल्स, कैंसर सेल को मारने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियोथेरेपी। एंड इन इंडस्ट्री टू चेक वेल्डिंग, और ये इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है वेल्डिंग वगैरह चेक करने के लिए कि वेल्डिंग वगैरह अच्छे से हुआ है ना ये, ठीक है। जैसे आप लोगों ने वो उसमें देखा ना, वो मार्वल की मूवी में जिसमें कि हल्क के पार गामा रे चला जाता है ना, हल्क मतलब जो ब्रूस बेन के आर पार गामा रे निकल जाता है, और उसके बाद जो ब्रूस बेन है वो हल्क बन जाता है ना, एकदम ग्रीन हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके आर पार अगर गामा रे जाएगा तो आपकी मौत है, ठीक है, डेड है, ठीक है। अब देखिए बेटा एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरेज आर ऑब्टेन फ्रॉम अ हैवी मेटल टारगेट, ठीक है, हैवी मेटल टारगेट। एक्सरे को हम लोग इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं of high melting point when highly energetic cathode rays are stopped by it. They have a wavelength in the range of 0.1 angstrom to 100 angstrom, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये आपके 0.1 angstrom से 100 angstrom तक की इसकी वेवलेंथ रहती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्सरेज आर केमिकली मोर एक्टिव देन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दे स्ट्रांगली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा।
वो जो नेगेटिव वाली प्लेट होती है ना बेटा, नेगेटिव प्लेट मतलब पुराने ज़माने में इसका बहुत इस्तेमाल होता था बेटा। जैसे आप लोगों ने वो जितने भी फ़ोटोज़ पहले खींचे जाते थे ना बेटा, उसका तो नेगेटिव रील निकलता था उसका, ठीक है। उस नेगेटिव को अगर आप देखते थे तो उसमें आपकी छोटी सी पिक्चर बनी होती थी, और उसको हम जब वॉश आउट करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी प्रॉपर पिक्चर निकल के आती है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये जो है बेटा ये बहुत ही अच्छा साइंस है उसका भी, ठीक है। बट इन सारे फोटोग्राफिक प्लेट को ये ख़राब कर देता है, ठीक है। अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट की बात करें तो फोटोग्राफिक प्लेट का आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। फोटोग्राफिक प्लेट, ये देखो बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट, ये देखो, इसको फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। ये रील होती है ना बेटा, ये इस तरह से, ये नेगेटिव में इसमें फोटो होता है, ठीक है, इस तरह से। ये सब फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है। सर ये तो जो रेड हाँ। रेड हाँ एग्जैक्टली, रेड रूम में जाके उसको फिर उसमें वो करते हैं ना, इसका ये, अब इसको रेड रूम में क्यों ले आते हैं, क्योंकि रेड लाइट इसको कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ हाई होती है बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम। क्योंकि आपको पता है कि प्लेट से हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तो ख़राब कर देगी, तो इसे वाइट लाइट में भी नहीं रख सकते इसको, तो इसमें भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बेटा ये सब देखो बेटा, इसको नेगेटिव बोलते हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट होता है, ठीक है बेटा। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये ब्लैक एंड वाइट में होता है। और ये जो है बेटा, ये आपका जो यूवी लाइट है या फिर आपकी एक्सरे है, गामा रे है, वो ख़राब कर देता है इसको, ठीक है। तो ये उसको काम करने लायक नहीं छोड़ता, इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है ये क्या है, ठीक है। तो ये उसको डैमेज कर देता है। तो यहाँ पे इसलिए दिखाया गया कि जो एक्सरे है बेटा, ये फोटोग्राफिक प्लेट को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। लाइक गामा रेज दे कैन कॉज फ्लोरेसेंस, ये भी आपके फ्लोरेसेंस कॉज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको बेटा, जितने भी आपके हाई फ्रिक्वेंसी वाले लाइट है ना बेटा, जो ये यूवी, एक्सरे, गामा, ये सारे के सारे फ्लोरेसेंस कॉज करते हैं। आपको याद क्या रखना है बेटा, आपको इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये क्या क्या कर सकता है, तो वही आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, कि ये क्या क्या करता है। लाइक गामा रेज, दे कैन कॉज फ्लोरेसेंस इन सर्टेन मटेरियल सच एज जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू ह्यूमन फ्लैश, ये हमारे ह्यूमन फ्लैश के अंदर जा सकता है, बट दे आर स्टॉप बाय द बोन्स। इसलिए बोन का जो है बेटा, जो पिक्चर निकालने के लिए बेटा एक्सरे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि एक्सरे किया, हड्डी में अगर चोट वोट लग गई तो बोलते हैं ना एक्सरे करवा के लाओ, तो ये इसलिए। अगर वो पास कर जाता है मतलब बोन टूटा होता है, अगर नहीं करता है तो बोन सही होता है। हाँ नहीं करते तो फिर उसकी पूरी इमेज आ जाती है ना। ये देखो यूजेस बताया गया है, दे आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, दांतों में एक्सेट्रा, दांतों में और बोन्स में अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है तो इसको पता करने का तरीका ये होता है। एंड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस सच एज कैट स्कैन, CAT स्कैन, ठीक है। और इन मेडिकल साइंस में हम लोग CAT स्कैन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। CAT आपका हो गया, इसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, CAT स्कैन। इनेबल वाला पास भी। हाँ एग्जैक्टली, इनेमल से ये पास नहीं हो सकता। ये देखो CAT स्कैन इसको बोलता है, देख रहा, ये तो नहीं, ये इसको पास करवाते हैं, इंसानी बॉडी को यहाँ से पास करवाते हैं, ये ठीक है। मतलब वो जो गोलाकार है उसके हाँ, अंदर रेस इसको CT स्कैन भी बोलते हैं ना, CT स्कैन करा के लाओ, तो CT स्कैन करवाने के लिए ऐसे ये ले जाते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या है। तो CT स्कैन और CAT स्कैन, ठीक है, ये आपका बेसिकली सेम ही होता है। ये एक्चुअली अगर मैं कहता आप लोग को तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको ये फोटो दिखाया सो दैट कि आप समझ पाए। जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, या फिर आप लोगों ने अगर कभी डायग्नोसिस सेंटर में गए हो तो वहाँ पे आपको ये मिल जाता है, ठीक है। सर स्टोमा मेटल को पास लोगे होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो इसलिए जिनकी बॉडी में मेटल वेटल फिट होता है उनको ये नहीं करने अलाउड किया जाता, ठीक है। उनको बोलते कि पहले अगर आपको करवाना है तो ये निकाल के आपको आना पड़ेगा, तो पहले वो निकालना पड़ता है फिर, ठीक है। तो इसलिए जैसे दांतों में कभी आपने फिलिंग वगैरह करवा रखी होती है तो वो भी मेटल होता है ना, तो वो इसलिए वो अलाउड नहीं करते, तो इसलिए आपको उसको पहले हटाना पड़ता है, तो फिर तभी आपका हो पाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हो बेटा, ये आपके CT स्कैन के लिए। एक्सरेज आर ऑल्सो यूज फॉर स्टडिंग एटॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। एक्सरे को हम एटॉमिक अरेंजमेंट की स्टडी करने के लिए भी स्टडी करते हैं, ठीक है बेटा, यूज़ करते हैं। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे क्रिस्टल्स, एटॉमिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टल्स मतलब कि जैसे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उसमें किस तरह से ये अरेंज है वो सब चीज़ें। एक्सरेज आर यूज्ड बाय डिटेक्टिव एजेंट्स टू डिटेक्ट द कंसील्ड प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। तो ये जो डिटेक्टिव्स है बेटा, वो कंसील्ड प्रीशियस मेटल्स का डिटेक्शन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं डिटेक्टिव्स लोग, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करी जाए बेटा, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपकी जो रेंज जो बताई गई है आप देख सकते हो, ये है जो कि मैंने ऊपर में बहुत बार बता दिया है। आप सीधे यहाँ पे डिटेक्शन चेक कर सकते हो। डिटेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा आपके लिए
यूसेज क्या रहेगा बेटा, यूसेज। डिटेक्शन में क्या बोला गया है, इफ सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन इज एक्सपोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड टू द वॉयलेट एंड and then beyond, it is observed that from the red to the violet end the solution remains almost unaffected, but just beyond the violet end the solution first turns violet and then finally it becomes dark brown। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, तो आप कभी भी सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन ले लीजिए, ठीक है बेटा, और उसको छोड़ दीजिए धूप में। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि धूप में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है या नहीं, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या किए, आपने इसको धूप में छोड़ दिया, तो होगा क्या बेटा, जहां से रेड से लेके वॉयलेट तक विबग्योर जहां से लग रहा है वो उसमें कुछ नहीं होगा, बट उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जैसे ही आ गई ना, उसके बाद क्या होगा बेटा, धीरे धीरे वो आपका डार्क ब्राउन होने लगेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीटली डार्क ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और ये बताता है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है बेटा, हाँ जी, यूवी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी यूवी का डिटेक्शन करना है तो आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, सिल्वर क्लोराइड आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा गया है कि दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इसी को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का पता लगा सकते हो। ठीक है, आगे अब इसमें बताया गया है अगला तरीका क्या है इसके डिटेक्शन का, देखिए बेटा, द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर केमिकल एक्टिविटी ऑन डाइज एंड फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी खराब करता है, ठीक है, ये डाइस को भी फेड कर देता है, तो इसलिए ये भी आपका काम, ये भी आप कर सकते हो। द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर पास थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म। आप जब उसको किसी क्वार्ट्ज प्रिज्म से पास करवाते हो, ठीक है बेटा, अभी जो क्वार्ट्ज प्रिज्म होता है मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बेटा, बढ़िया चीज़ होती है, अच्छा चीज़ है, ठीक है, क्वार्ट्ज प्रिज्म। हमारे पास भी वैसे प्रिज्म तो है बट क्वार्ट्ज का नहीं है। क्वार्ट्ज प्रिज्म, ठीक है बेटा, देखिए बेटा, ये क्वार्ट्ज प्रिज्म ऐसा होता है, ठीक है, ये अलग होता है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट दिखता है, ये आप देख सकते हो। हमारे पास वैसे है ऐसा प्रिज्म बट एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है। अब जब इससे आप पास करवाते हो ना, तो क्वार्ट्ज प्रिज्म से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया एकदम ये लग रहा है ना, ये सब आपके क्वार्ट्ज प्रिज्म के आपके कुछ कुछ एग्जांपल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये सब, ठीक है। इसके अंदर से जब लाइट पास करती है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, लाइट जब पास करता है तो ये यूवी डिटेक्शन कर देता है। यहाँ पे देखिए, जब भी आप इसको पास करवाओगे, पास थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म इन प्लेट ऑफ द ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म, बिकॉज ग्लास एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन। ग्लास क्या करता है बेटा, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोला गया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन दे आर पास थ्रू अ क्वार्ट्ज प्रिज्म इन प्लेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, बिकॉज ग्लास एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। ग्लास ना इन सारे आपके यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि क्वार्ट्ज उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो क्वार्ट्ज उसको रिवील कर देता है। क्या करता है, क्वार्ट्ज उसको रिवील। इसलिए अगर क्वार्ट्ज प्रिज्म आपके पास है तो क्वार्ट्ज प्रिज्म ग्लास प्रिज्म से अच्छा काम करता है, ठीक है, क्योंकि ग्लास प्रिज्म जो है बेटा, मैं फिर से कहूंगा, ग्लास प्रिज्म क्या करता है बेटा, इन सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो दिखेगा नहीं, बट क्वार्ट्ज क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये और दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्वार्ट्ज और ग्लास में क्वार्ट्ज प्रिज्म आपके यूवी रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है क्या? क्या ग्लास प्रिज्म, नहीं, विजिबल रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ये, बाकी यूवी तक से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, गामा सब कुछ ये एब्जॉर्ब कर लिया, बट आपके उसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया बेटा, विजिबल को छोड़ दिया, ठीक है। वैसे गामा को शायद ये एब्जॉर्ब ना करे, वैसे गामा हमारे पास सोर्स है भी तो नहीं ना, हमारे पास यहाँ पे कौन सा ही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे उड़ रहा है या फिर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए। अब इसके सोर्सेस की बात करें बेटा, तो आप देख सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको उस वक्त ही बताया था, आर्क, आपके पास आर्क लैम्प था और स्पार्क्स थे, ठीक है। A mercury vapor lamp emit radiation a part of which has ultraviolet radiation along with the visible light, ठीक है। तो विजिबल लाइट के साथ साथ बेटा आपका जो ये मर्करी लैम्प है बेटा, ये मर्करी वेपर लैम्प, ये आपके यूवी लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। सन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन, सन भी एक सोर्स है बेटा आपके यूवी रेडिएशन का, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देख लीजिए बेटा, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए सवाल आएगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला देख सकते हैं बेटा, यूज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज बट दे आर एब्जॉर्ब बाय ग्लास, देयरफॉर टू ऑब्टेन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम फ्रॉम इट्स सोर्स अ क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड। मतलब वही सेम ही चीज बताया गया है, ठीक है।
for instead of a glass prism. For the same reason, the ultraviolet bulbs have the envelope made of quartz inside of the glass. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे यही कहा गया है. इसीलिए जो आपकी अल्ट्रावायलेट लैम्प्स होती है बेटा, अगर कभी अल्ट्रावायलेट लैम्प की जरूरत पड़ गई किसी चीज़ के ऊपर गिराना है, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, ठीक है, तो तब क्या करते हैं बेटा, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा आपके, ठीक है, अल्ट्रावायलेट बल्ब्स का, जिसमें कि क्वार्ट्ज जो है बेटा उसके अंदर में प्लेटिंग करी गई होती है, जिससे होता क्या है बेटा, जिससे होता यह है कि आपका ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है. ठीक है, अब देखिए, दीज रेडिएशन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ 310 से स्पीड से ट्रैवल करता है ये इन एयर, हवा में. ठीक है, दूसरी बात, दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल. ये ना डस्ट पार्टिकल से स्कैटर हो जाता है. जैसे मान लीजिए अगर डस्ट कभी उड़ रहा हो ना, अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट है और अगर यूवी लाइट आ रहा है, तो यूवी लाइट की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी हाई है. अब वेवलेंथ कम होने के कारण बेटा ये बहुत आसानी से स्कैटर आउट हो सकता है. क्या हो सकता है बेटा, स्कैटर. ठीक है, तो इसीलिए ये जितने भी डस्ट पार्टिकल है बेटा, ये इसको क्या कर देता है बेटा, स्कैटर कर देता है. किसको बेटा, आपके यूवी को. ठीक है, क्योंकि यूवी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई है बट उसकी वेवलेंथ कम है. उस लाइट को स्कैटर करना दिक्कत का वाला काम है जिसकी वेवलेंथ हाई है. अगर वेवलेंथ बहुत हाई है तो उसको स्कैटर नहीं किया जा सकता. तो जैसे कि इंफ्रारेड हो गया, या फिर रेड हो गया, या फिर आपका रेडियो वेव हो गया, या फिर आपका माइक्रोवेव हो गया, उसको स्कैटर नहीं कर सकते आप. ठीक है, जबकि यूवी तक आप आराम से क्या कर सकते हो बेटा, स्कैटर कर सकते हो. क्यों, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है. ठीक है, बहुत कम है. दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ को क्या करता है बेटा, ओबे करता है. दे स्ट्रांगली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एज दे आर केमिकली मोर एक्टिव देन द विजिबल लाइट. ठीक है बेटा, तो ये आपके फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं. मतलब कितने ही बार फोटोग्राफिक प्लेट बोल दिया है, प्रॉपर्टी के अंदर भी बोल रहा है, आपके ये डिटेक्शन के अंदर भी बोल दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ बोल दिया, हर जगह बोली जा रहा है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करेगा करेगा करेगा. ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें बेटा कि फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करता है. दे प्रोड्यूस अ फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ये आपके जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर आप जब गिराते हो तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, वो चमकने वाला इफेक्ट. ठीक है, तो वो चमकाता है उसको. ठीक है, ये चमकता है इस तरह से. तो ये आपका रहेगा. अगला देखिए बेटा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की अगर बात करें बेटा, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमको स्किन कैंसर हो सकता है. अगर लिखा है, देखो ध्यान से, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आपकी बॉडी एक्सपोज्ड है. और ये लॉन्ग पीरियड का मतलब ऐसा नहीं कि बस 1 घंटा बैठ गए, बस बहुत लंबा टाइम होगा. नहीं, लॉन्ग पीरियड का मतलब बहुत लंबा पीरियड. ठीक है, अच्छा खासा लंबा पीरियड. ठीक है, जैसे मान लीजिए महीनों या सालों साल आप उसके कांटेक्ट में थे, तो तब जाकर आपको जो है बेटा यहाँ पर इसका इफेक्ट हो सकता है. फ्लोरोसेंस बेसिकली लाइट को स्टोर नहीं करता, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो चमकने का इफेक्ट आता है ना बेटा. कोई भी बॉडी अगर आपकी ग्लो कर रही है, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपका है वहाँ पे प्रेजेंट. कोई भी बॉडी है, जैसे मान लो आपको मैं देख पा रहा हूँ, इसको मैं देख पा रहा हूँ, आप सबको देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए तो मैं तुमको देख पा रहा हूँ ना, है कि नहीं. किसी भी चीज़ को अगर आप देख पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है. अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये होता है फ्लोरेसेंस का काम. ठीक है, फ्लोरेसेंस बेसिकली करता क्या बेटा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ये दिखाता है कि वहाँ पर कोई बॉडी प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है, तो ये फ्लोरेसेंस का मतलब कि चमकना, जलना. ठीक है, ग्लो करना, उसको फ्लोरेसेंस कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो कहाँ पे होता है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस. क्या क्या पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर स्टेरलाइजिंग पर्पस. स्टेरलाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा, साफ करना या फिर उसको प्योर बनाना. स्टेरलाइज करने का मतलब ये भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं स्टेरलाइजिंग के पर्पस, पर स्टेरलाइजिंग यहाँ पे बेसिकली जो इसका इस्तेमाल है बेटा वो यही है, साफ करने के लिए. ठीक है बेटा, फॉर डिटेक्शन ऑफ प्योरिटी ऑफ जेम्स. जो कोई अगर पत्थर आपको मिला है, जेम स्टोन आपको मिला है, तो उसको चेक करने के लिए कि कितना प्योर है. घी कितना प्योर है उसको चेक करने के लिए भी यूवी रेज आप यूज़ कर सकते हो. अंडा अंदर से ख़राब है या नहीं, कितना प्योर है, उसको चेक करने के लिए भी. हाँ एग्जैक्टली, टॉर्च वॉर्च मिलता है बेटा, ये आप खरीद सकते हो ऑनलाइन में, शायद मिल जाता होगा. ठीक है, और उसके बाद आप इन सब चीज़ें चेक कर सकते हो. ठीक है, बट वही है कि वो मतलब कि वो उतना हार्मफुल नहीं होता. आपकी जो टॉर्च हम खरीदते हैं ना बेटा, वो आपका माइल्ड होता है, तो उतना हार्मफुल नहीं होता. ठीक है, नॉर्मली आप उसको खरीद के यूज़ कर सकते हो.
वैसे इसका इस्तेमाल हम लोग ये काउंटरफिट नोट वगैरह होता है ना बेटा, उसको चेक करने के लिए भी किया जाता है। कोई नोट आपका ख़राब मतलब पुराना है, पुराना नहीं सॉरी, मतलब कि नकली है या असली है, तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए आई थिंक यूवी का इस्तेमाल होता है या तो इंफ्रा का होता है, ठीक है। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इन दोनों में से किसी एक का होता है, तो उसमें भी आपका वो प्रेजेंट रहता ही है, ठीक है। जिससे होता क्या है बेटा कि आपका अगर कोई नोट अगर मान लो कि ये है नकली है, तो उसको काउंटरफिट को पकड़ा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, फॉर इन प्रोड्यूसिंग विटामिन डी इन फूड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो हम इससे विटामिन डी भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ये चीज़ तो ऑब्वियसली कौन कर सकता है बेटा, सनलाइट ही कर सकता है, ठीक है। तो सनलाइट जितने भी विटामिन डी है बेटा आपके खानों में, ये खुद वो यूवी रेस की मदद से डलवाता है, ठीक है। तो याद रखिए बेटा कि सनलाइट जो है बेटा वो आपके यूवी रेस छोड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है, विटामिन डी जो है आपके फूड प्लांट्स और एनिमल्स को मिल पाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है ना, धूप में खड़े हो जाओ 1 घंटा 2 घंटा, या फिर आपको 1 घंटा 2 घंटा खेलने के लिए बोल देते हैं, जाके धूप में खेल लो। इससे होता क्या, इससे विटामिन डी मिलता है। हाँ, धूप में थोड़ी बहुत शरीर में दर्द, मतलब है शरीर में थोड़ा सा आपको दर्द या फिर आपको थोड़ा सा ये अनईजी फील होता है क्योंकि गर्मी फील होती है ना, बट नॉर्मली आपको तब विटामिन डी मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मानसिक दिन में विटामिन डी पहुंचने का ज्ञान होता है। हाँ एग्जैक्टली, सुबह सुबह आपका जो सन है बेटा वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता ना आपकी बॉडी को, ठीक है। मतलब कि वो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता आपको, इसलिए आपको कहा जाता है कि सुबह के टाइम में आपको चलना चाहिए। सर तो दिन में अपने काम में नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप धूप में हो तो आपको विटामिन डी कम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। एग्जैक्टली कितना मिलेगा ये तो बोलना पॉसिबल नहीं है, बट कम ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। चलिए, विजिबल लाइट की बात करें, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 4000 आंगस्टन टू 8000 आंगस्टन आर कॉल्ड द विजिबल रेडिएशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विजिबल रेडिएशन कहते हैं। बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ दीज रेडिएशन अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाई अस, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट्स हमको क्या क्या करते हैं बेटा, दिखते हैं, ठीक है, इनकी मदद से। तो ये हमें देखने में मदद करते हैं, ठीक है बेटा। इनका ऐसा अब और कोई मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, बस मैं इतना बोलूंगा कि इसके प्रोमिनेंट कलर्स जो बेटा ये वॉयलेट से रेड तक के होते हैं। सोर्सेज की बात करें तो ये सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, फ्लेम है, हॉट वाइट बॉडीज हैं, है ना। ये सारी जितनी भी बॉडीज है बेटा ये आपके व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस करती है, विजिबल लाइट को प्रोड्यूस करती है। इसका यूसेज क्या क्या है तो आपको मैं बता दूं, ये आपके फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, ये हमें चीज़ें देखने में हेल्प करता है। इससे ज़्यादा यूज इसका क्या है बताओ, है नहीं। ये चीज़ें हमें देखने में मदद करता है, इसका सबसे मेन यूज यही है। और साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस करवाने में भी हेल्प करता है, आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस ना। तो ये हुआ। अब चलिए बेटा आगे चलते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है।